वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और आज हम पार्ट सेकंड लर्न करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। और यहाँ पे ही हमारा आज फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर इस वाले वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन का मोनोपोली। अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन के बचे हुए मार्केट स्ट्रक्चर जो कि है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली और उसके फीचर्स के बारे में। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे मोनोपोलिस्टिक से। मोनोपोलिस्टिक इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक दूसरा पार्ट है। फर्स्ट हमने मोनोपोली पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक में होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, यानी परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके आप उसमें से समझ सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो होते थे प्रोडक्ट जो होते थे होमोजेनियस प्रोडक्ट होते थे। होमोजेनियस मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट्स होते थे, लेकिन इस वाले में मोनोपोलिस्टिक में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब ये डिफरेंट किस बेसिस पे बनते हैं? डिफरेंट यहां पर ये इस बेसिस पे बनते हैं कि या तो किसी कंपनी के ट्रेडमार्क से वो डिफरेंस आ जाएगा या फिर किसी ब्रांड नेम की वजह से उसका डिफरेंस आ जाएगा। जैसे टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट तो पेप्सोडेंट का भी आता है, कोलगेट का भी आता है, उसका डाबर लाल का भी आता है, लेकिन हमारे उसका डिफरेंस क्या है? उन सब में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो जो नाम, जो ब्रांड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनीज जो इस्तेमाल कर रही है, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देती है उस प्रोडक्ट में। है तो टूथपेस्ट ही, लेकिन अलग अलग उसमें हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्रांड नेम है उससे वो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, जिसमें कि कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स तो परफेक्ट कंपटीशन के हैं और कुछ मोनोपोली के फीचर्स हैं यहाँ पर। तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट तो डिफरेंट है लेकिन सब्स्टिट्यूट तो रहेंगे। हम कोलगेट पेप्सोडेंट तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन है तो वो टूथपेस्ट ही, तो कंपटीशन तो वहां पर है ही उनमें। तो इस वजह से इसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में प्रोडक्ट के, इस वजह से जो उसका डिमांड कर्व है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का बन के आएगा। अब स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं यहाँ पर कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस तो था और उसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स भी थे, लेकिन यहाँ पर भी हम एक तरीके से सिमिलर प्रोडक्ट्स की ही बात कर रहे हैं, प्लस ब्रांड नेम ही तो अलग हो गया। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट और जो इस वाले प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट कैसे? तो स्टूडेंट्स, इसमें देखो, जैसे एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेते हैं। अब एक कोई फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर, अब दो फ्रूट सेलर आपस में आमने सामने हैं, ठीक है? तो वो जो ए और बी समझ के हम बात करते हैं, तो जो ए है उसके पास भी सेम फ्रूट्स है, बी है उसके पास भी सेम फ्रूट्स अवेलेबल है। और अगर सेम फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आसपास हैं, तो दोनों के प्राइस भी ऑब्वियस है सेम है। जहां पे अगर 40 रुपीज केजी अगर मैंगो ए के पास है तो 40 रुपीज ही बी भी दे रहा होगा, उसमें वो कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन बस फर्क कहाँ आ जाएगा? उनके बेचने के तरीके में, कि वो किस तरीके से बेचेंगे अपना जो फ्रूट्स है, वो किस तरीके से। कोई हो सकता है बोले कि नहीं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, आप खा के देखिए, मतलब जो उनके टेक्टिक्स हैं उसको बेचने के, तो वो उस वहां पर वो उसको अपना सकते हैं। तो वो हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइस भी सेम है, प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम है। अगर इसके पास फ्रूट है तो इसके पास भी फ्रूट है, लेकिन अब इसी जगह हम यहां पर अगर मोनोपोलिस्टिक की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कोई आपका टूथपेस्ट है, या फिर इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, कोई डेयरी का अपना छोटा सा दुकान स्टार्ट करके बैठा है, तो एक में सरस डेयरी का ही प्रोडक्ट मिल रहा है और एक में अमूल का ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो दोनों ही सेम, लेकिन यहां पर क्या ब्रांडिंग हो गई। यहां पे अमूल के जो दूध है, दही है, जो भी बटर मिल्क है, जो भी अवेलेबल है वो अमूल का है, और दूसरी तरफ जो शॉप है वहां पर सारी चीजें सरस डेयरी का ही अवेलेबल है, चाहे वो बटर मिल्क हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो। तो यहाँ पर क्या है?
प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पर ब्रांडिंग अलग हो गई। और उसमें क्या था परफेक्ट कंपटीशन में कि फ्रूट है दोनों की और दोनों ही जगह पर जो प्राइजेस हैं वो भी सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, उसमें वो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। बस फर्क ये है कि वो उसको किस तरीके से किस टेक्टिक से वो अवेलेबल कराते हैं, किस टेक्टिक से वो सेल आउट करते हैं अपना प्रोडक्ट, वो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन का होमोजीनियस प्रोडक्ट, और मोनोपोलिस्टिक का जो प्रोडक्ट है जो एक दूसरे से किस तरीके से वो डिफरेंट होता है, ये इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको इजीली आपका कंफ्यूजन जो है वो आई होप अच्छे से दूर कर देगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में अवेलेबल थे। अब हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर कोई भी सेलर और बायर कभी भी आ सकता है, कभी भी एग्जिट ले सकता है, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर कभी भी अगर आप कंपटीशन में टिक पा रहे हैं तो आप रहिए, अगर नहीं टिक पा रहे हैं तो आप यहां से इस कंपटीशन से कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क के हिसाब से डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब उसमें जो टूथपेस्ट है वो सेम होगा, लेकिन हो सकता है उसमें जो क्वालिटी है वो हमने डिफरेंट कर दी, या उसका ब्रांड नेम चेंज कर दिया, उसमें ट्रेडमार्क हमने लगा दिया, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन सेलर जो है वो क्रिएट करता है। सेलिंग कॉस्ट, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती थी वो प्राइस टेकर होती थी, प्राइस मेकर नहीं होती थी। वहां पर वो प्राइस डिसाइड नहीं करते थे फर्म्स, जो मार्केट फोर्सेस है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से वो जो प्राइस थे उनको वो रखने पड़ते थे, जो कि एक इंडस्ट्री डिसाइड कर देती थी उसी के हिसाब से। अब यहां पर क्या होता है कि जो कि प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रांड नेम अलग हो गया तो हर एक ब्रांड उसी सेम प्रोडक्ट का, जैसे टूथपेस्ट का कोलगेट एक अलग प्राइस दे रहा है और पेप्सोडेंट एक अलग प्राइस में हमें वो प्रोवाइड करा रहा है, तो इसमें क्या है, जो प्राइजेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो सेलिंग कॉस्ट है वो भी ऐड करी जाती है। अब सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है, जो हम ब्रांडिंग में, एडवर्टीजमेंट में, यानी जो भी हम टेक्टिक्स हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से ज्यादा उभारने की, उसको सेल आउट करने की, तो बेसिकली वो होता है यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट। उसकी जो प्रमोशन में जो हमने जो कॉस्ट स्पेंड करी है वो भी हम उस जो हम प्राइस उसमें डिसाइड कर रहे हैं मार्केट में, जिसमें हम उसको मार्केट को अवेलेबल कराएंगे, उसमें वो सेलिंग कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हर एक प्रोडक्ट की जो टूथपेस्ट होता है, तो वो हर, चाहे नमक हो चाहे टूथपेस्ट हो, वो हर चीज में क्या है, उसका हर एक ब्रांड के हिसाब से उसका प्राइस डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी में सेलिंग कॉस्ट, किसी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने हिसाब से सेलर इंक्लूड करता है। तो बेसिकली सेलिंग कॉस्ट जो है इसके प्राइस में, इस प्रोडक्ट के प्राइस में, इस मार्केट में वो इंक्लूड करी जाएगी। अब आ जाएगा नॉन प्राइस कंपटीशन। अब इसमें क्या है, प्राइस में तो कोई कंपटीशन नहीं है, सब अपने हिसाब से इसमें प्राइस अपने जो फैक्टर इनपुट्स जो लगे हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, अपना रेवेन्यू जितना वो लेना चाहते हैं, कंपटीशन के हिसाब से जितनी भी प्राइस रखना चाहते हैं वो फर्म वो रख सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली कंपटीशन किस लिए होता है, अगर वो किसी अपने प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना चाहते हैं तो वो किस बेसिस पे लड़ते हैं, तो वो कंपटीशन होता है एक एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। मान लीजिए चाहे एक आफ्टर सेल सर्विस कर सकते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट में ज्यादा खर्चा कर दिया, ये जैसे हम किसी सिलेब से उसका एडवर्टीजमेंट करा दिया, तो ये एक तरीका होता है हम नॉन प्राइस कंपटीशन में कंपटीशन करने का, कि किसी अच्छे सिलेब से जो नामी गिरामी है उससे अपना प्रोडक्ट का हमने ऐड करा दिया। या फिर हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, जैसे कि कोई एसी हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, मतलब ज्यादातर आफ्टर सेल सर्विसेज इन्हीं चीजों में, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उसी में प्रोवाइड करे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमने आफ्टर सेल्स की हम ही लगा के आ जाएंगे, एक साल की कोई 1 साल की दे रहा है, अच्छा एलजी 1 साल की दे रहा है तो वर्लपूल 2 साल की वारंटी दे रहा है, तो इन बेसिस पे वो कंपटीशन रखते हैं, क्योंकि प्राइस में तो कोई कंपटीशन रख नहीं सकते, तो इन बेसिस पे वो कंपटीशन रखते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज, या फिर हम एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग में बहुत अच्छा खर्चा करेंगे, जगह जगह बैनर्स लगा देंगे, तो इन सब चीजों में ये कंपटीशन
एक दूसरे से जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फाइट करते हैं। अब लास्ट आ जाएगा लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अब हर प्रोडक्ट की उसके ब्रांड के हिसाब से यहाँ पर प्राइस अलग है, तो बायर के पास क्या है, अब नॉलेज नहीं है एग्जैक्ट कि ये वाला ब्रांड का प्राइस जो है वो कितने में हमें वो जैसे कोलगेट का सपोज वो मतलब कितने में हमें बेच रहा है, हमें मालूम नहीं है कि उसका एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पर कुछ और है, अगर हम कहीं और खरीदने जाएंगे तो इसी का प्राइस कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को क्या होती है कि उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि अगर हम किसी वही टूथपेस्ट अगर हम किसी नॉर्मल मार्ट से खरीदेंगे तो उसमें प्राइस अलग होगा, लेकिन हम किसी डिस्काउंटेड मार्ट में जाते हैं तो वही चीज प्राइस उसका डिफरेंट हो जाता है, किसी होलसेल मार्ट में जाते हैं तो वही चीज का प्राइस डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली ऐसी चीजों में जो होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है कस्टमर का। क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्ट जो उसकी प्राइस है वो मालूम ही नहीं होती, क्योंकि कुछ फिक्स ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम फटाफट से लास्ट इसका कंपटीशन देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, जो कि है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है कि इसमें फ्यू बिग फर्म्स होती हैं और जो बायर्स होते हैं वो लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं। दोबारा से बताती हूँ, फ्यू बिग फर्म्स, लार्ज नहीं, एक नहीं, फ्यू बिग फर्म्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर अवेलेबल। उसके अलावा ईच हैज देयर ओन मार्केट शेयर इन द मार्केट में उनका अपना खुद का एक शेयर होता है, यहाँ पर कोई किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन अगर ए फर्म ने कोई भी अपना चेंजेस किया है प्राइस या आउटपुट में, तो वो बाकी जो फर्म्स हैं उसी के सिमिलर प्रोडक्ट्स में, तो उस पे भी वो चीज का फर्क आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे टोयोटा, ऑडी इसमें लिखा हुआ है, BMW, GM एक्सेट्रा, जो भी इसमें कार की जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ब्रांड के, तो इसमें क्या है, अगर एक फोर व्हील अपना किसी भी एक कोई कंपनी उसका प्राइस कम करेगी तो वहां पर उसका असर दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी, दूसरे मार्केट पर, दूसरे फर्म्स पे भी वो जरूर जरूर वो दिखेगा। अगर टोयोटा ने अपनी कोई फोर व्हील कोई जो बड़ी गाड़ी है, एसयूवी है, उसमें अगर उसने कोई भी प्राइस ऊपर नीचे किया तो वो बाकी जो कंपनीज हैं एसयूवीज जो प्रोड्यूस कर रही है उनके भी प्राइस में उसके उसके जो सेलिंग है उस पे भी फर्क आएगा। ठीक है, फ्यू फर्म्स होती हैं, इसके अलावा इनका अपना एक मार्केट शेयर होता है, और अगर एक कोई कंपनी, अगर एक कोई फर्म का प्राइस और आउटपुट में चेंज आता है तो वो बाकी के फर्म और में भी उनके सेलिंग में भी उसका फर्क जरूर डालती है। ठीक है, सिंपल। अब इसके जो एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका जो डिमांड कर्व है स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा समझने के लिए आप देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट डिमांड कर्व है, आपने अभी तक ऐसा देखा नहीं होगा। ओलिगोपोली में इस तरीके का डिमांड कर्व बनता है, प्राइस, आउटपुट, पी क्यू, तो इस तरीके से आ जाएगा। और पहले तो ये यहां पर आएगा ऐसे, और फिर यहां से आके ये इधर नीचे की तरफ स्टीपर साइड में चला जाएगा। तो यहां पर ये आ जाएगा, जो इसका होता है वो स्टीपर साइड कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होती है स्टूडेंट्स, वो इसमें कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि किस तरीके से डिमांड जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको दे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी काफी हद तक इलास्टिक है, और यहां पर आके जो इसकी इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई टूथपेस्ट का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हम देखते हैं कि पेप्सोडेंट का जो टूथपेस्ट था वो हमें मिल रहा था 10 रुपीज में। जस्ट एक एग्जाम्पल, जिससे छोटा अमाउंट लेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो जो पेप्सोडेंट था वो भी 10 रुपीज में दे रहा था, कोलगेट और जो वो टूथपेस्ट और जो कोलगेट था वो भी 10 रुपीज में ही टूथपेस्ट हमें अवेलेबल करा रहा था। तो पेप्सोडेंट ने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा है कि हम कम कर लेते हैं अपना प्राइस और फिर देखते हैं कि इसका क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है। हम सोचे, हमें लगेगा कि हमने 10 से उसका 8 कर लिया तो अब जो हमारा क्वांटिटी है वो ज्यादा बिकेगी। तो उसने क्या किया, 10 से यहां पर उसको 8 कर लिया। पहले यहां पे 10 था, उसको 8 कर लिया। लेकिन क्या हुआ, उसके हिसाब से अब कोलगेट ने भी देखा कि यार ये तो प्राइस कम कर रहा है, इसको तो यानी मार्केट शेयर अपना बढ़ाने वाला है, तो उसने भी अपना प्राइस 10 से 8 कर लिया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर,
अब जैसे ही दोनों ही प्रोडक्ट सिमिलर उसमें प्राइस में आ गए, तो जो पेप्सोडेंट ने सोचा था कि उसका डिमांड में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, वो कोई फर्क ना आके बहुत ही हल्का सा ही यहां पर फर्क आया। ठीक है, तो मतलब उसने जो प्लान किया था उसके हिसाब से ये काम वर्क नहीं किया। तो उसने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि 10 से हम 11 कर लेते हैं अपना प्राइस। ठीक है, तो पेप्सोडेंट ने सोचा कि चलो इसको तो रहने दो, कोलगेट को। हम एक काम करते हैं, अपना हम बता देंगे हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी अच्छे स्टार से इसका एडवर्टीजमेंट करा देंगे और इसका प्राइस जो है वो 10 से 11 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिखा देंगे कि हम क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो वो 10 से 11 कर देता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो 10 से 11 करता है, तो जब उसकी यहां पर जो उसकी क्वांटिटी जो सेल आउट हो रही थी, उसमें देखो कितना फर्क आ जाता है। ठीक है, यहां पर इसने 2 रुपए कम किए, तो यहां पर जो क्वांटिटी है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है। जो उसने सोचा था कि बहुत ज्यादा एकदम बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब उसने सिर्फ 1 रुपया ही बढ़ाया, तो यहां पर क्या हुआ, देखो क्वांटिटी में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए इसकी जो डिमांड कर्व है वो फाइंड आउट करना कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी कहां पर, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते इसको। और इसका जो डिमांड कर्व है उसको किंग्ड डिमांड कर्व भी कहा जाता है। किंग्ड डिमांड कर्व। क्यों किंग्ड इसलिए कहा जाता है? किंग्ड का मतलब होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के चलते चलते उसमें अगर कोई ब्रेक आ जाए तो उसको हम किंक बोलते हैं। तो वही यहां पर हो रहा है। डिमांड कर्व वैसे हमारी अच्छी खासी सीधी जाती है, कर्व में जाती है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक ब्रेक आ रहा है उसमें। तो इसीलिए इस ब्रेक की वजह से इसको हम किंग्ड डिमांड कर्व भी बोलते हैं। और इस डिमांड कर्व में क्या होता है, ये इसको अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस तरीके से हमारी डिमांड कर्व कहां पर रिएक्ट कर देगी। तो आई होप आपको ये डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो पहले यहां से यहां तक जो हो जाएगी वो इलास्टिक हो जाएगी। क्यों इलास्टिक हो रही है? क्योंकि यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 1 रुपया बढ़ाने से ही हमारा कितना बड़ा डिफरेंस आ गया हमारा क्वांटिटी में। तो इसीलिए यहां पर जो रेट होता है डिमांड का चेंज होने का, वो यहां पर ज्यादा होता है और यहां पर वो कम हो जाता है। इसलिए यहां पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत इलास्टिक होती है और यहां पर इन इलास्टिक होती है। इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व का शेप है वो इस तरीके से किंग्ड डिमांड कर्व बन के आए। अब हम देख लेते हैं टाइप्स क्या होते हैं ओलिगोपोली कंपटीशन में। टाइप्स होते हैं कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव मतलब होता है कि कोई भी 2 सिमिलर टाइप की, यानी टूथपेस्ट में ही डिफरेंट ब्रांड जो हमने यहाँ पे लेके चल रहे हैं, पेप्सोडेंट और कोलगेट, क्या पता ये अंदर ही अंदर ये लोग साथ में ही काम करते हो, हमें ये तो मालूम है नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो 2 बड़ी फर्म्स हैं वो सेम प्रोडक्ट में डील कर रही हैं, तो वो अंदर ही अंदर एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं। तो उसमें वो क्या डिसाइड करती हैं कि हम एक साथ काम करेंगे, एज अ यूनिट काम करेंगे, लेकिन कभी वो एग्रीमेंट बाहर शो करते हैं, कभी वो नहीं शो करते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। तो वो किस तरीके से हो जाएगा, एक तो एग्रीमेंट बेस्ड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे वो किस तरीके से कोल्यूसिव हो सकते हैं, या तो कार्टल्स हो जाएंगे। कार्टल्स हमने पहले भी देखे थे मोनोपोली में कि एक ग्रुप होता है, फिर वो एक ग्रुप जब एक साथ में काम करने लग जाता है, सिमिलर फर्म्स जब साथ में काम करने लग जाती है, उनको हम कार्टल्स बोलते हैं। तो वो कार्टल्स के तौर पे मार्केट में प्ले कर सकते हैं, या फिर वो प्राइस डिटरमाइन करके प्ले कर सकते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ हम टूथपेस्ट बेचेंगे, अलग अलग नाम से बेचेंगे, और लेकिन जो हमारी जो प्राइस है वो 10 रुपीज ही रहेगी, इससे हम ना तो ज्यादा करेंगे ना तो कम करेंगे। तो इस बेसिस पे ये एग्रीमेंट यहां पर डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोल्यूसिव। अब नॉन कोल्यूसिव क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई साथ में काम नहीं करता है, अलग अलग इंडिविजुअल फर्म होती है। पेप्सोडेंट अपना काम कर रही है, कोलगेट अपना काम कर रही है, कोई एक दूसरे से यहाँ पर साथ में काम नहीं करता है एज अ टीम, तो उसको हम बोल देंगे नॉन कोल्यूसिव। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली कंपटीशन। सबसे पहला है फ्यू बिग फर्म्स। फ्यू बिग फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, हम ये देख ही चुके हैं। नामी फ्यू फर्म्स होंगी जो कि यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट में प्ले अराउंड करेगी।
सेकंड है नॉन प्राइस कंपटीशन, ये हमने मोनोपोलिस्टिक में भी देख लिया। यहाँ पर प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे ये लोग जो कंपटीशन रखेंगे वो फिर सेम आफ्टर सेल सर्विस या फिर एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इन बेसिस पर ये यहाँ पर कंपटीशन रखते हैं एक दूसरे से। थर्ड आ जाएगा एंट्री बैरियर्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पेटेंट राइट्स, ये चीजें अवेलेबल आ जाती हैं, इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, इसीलिए किसी भी फर्म को एंट्री करने में यहाँ पर बैरियर होता है। उसके पास अपना एक अलग ब्रांड नेम, एक अलग अपना पेटेंट करा हुआ एक ब्रांड होना चाहिए, तभी उसको यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। तो एंट्री में बैरियर होते हैं। डिफिकल्ट टू ट्रेस द फर्म्स डिमांड कर्व, ये हमने देख ही लिया है, क्योंकि किंग्ड डिमांड कर्व जो मैंने आपको समझाया था, उस वजह से यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेस करना कि डिमांड कर्व किस तरीके से रिएक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया था कि हमने ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर क्या कंपटीशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी एक फर्म के प्राइस और आउटपुट में चेंज होने से दूसरे फर्म के सेलिंग में भी फर्क पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि एक किसी भी हमने जैसे प्राइस उसमें देखा था कि हमने कम किया तो उसमें ज्यादा डिमांड में फर्क नहीं आया, जो कि हम सोच के चल रहे थे, जो कि अक्सर हम जानते हैं कि प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाती है। तो वो चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर राइवलरीज बहुत होती हैं, तो हो सकता है उसने भी प्राइस कम कर लिया हो। इस वजह से डिमांड कर्व को हम यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि इसमें वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि यहाँ पे राइवलरीज बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, प्लस उनका एक दूसरे के प्राइस और आउटपुट पे फर्क इंपैक्ट दिखता है, इसीलिए हम यहाँ पे डिमांड कर्व का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो मैंने किंग डिमांड कर्व में आपको समझाया वो यहाँ आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, अगेन वही चीज आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर राइवलरीज है तो एक दूसरे के प्राइस और आउटपुट पे बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंड होते हैं। हम अपना तो जो यूएसपी हमने बना रखा है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने का, एडवर्टाइजमेंट का, सब चीजों का, वो तो है ही है, लेकिन हमारे जो राइवल ने, जो हमारा कंपटीशन है, उसने अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा हुआ है, कितनी वो सेल आउट कर रहा है, उस चीज का भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव जो फर्म्स होते हैं उनके ऊपर। फिर आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स, जो कि मैंने आपको भी अभी तक समझा दिया था कि यहाँ पर जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कोल्यूसिव ओलिगोपोली कंपटीशन में, जहां पर जो कार्टेल्स प्रिपेयर हो जाते हैं कि सिमिलर फर्म्स हैं, वो देख रही है कि अगर हम एक दूसरे से लड़ने में ही हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारे सेल जो आउटपुट है उसमें अफेक्ट हो रहा है, तो क्यों ना हम साथ मिलके काम करें। तो वो क्या करते हैं, फिर जो फर्म होती है वो एक साथ मिल जाती हैं, कार्टेल क्रिएट कर लेती हैं, और फिर वो वहां पर एक तरीके से एक मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं उस मार्केट में। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इस वीडियो की एंड में। अब फटाफट से हम समरी देख लेते हैं इस वीडियो की। आज हमने पढ़ा व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके फीचर्स, व्हाट इज ओलिगोपोली कंपटीशन, उसके टाइप्स और उसके फीचर्स, और एक अलग सा किंग डिमांड कर्व आज हमने सीखा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा, और इस वीडियो के साथ में ही हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर खत्म होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरी वीडियो पे जाके जरूर चेक करें इसके पहले वाला पार्ट, और भी जो मैंने चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में थोड़ी सी हेल्प होती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल इसी तरीके से ग्रो करे, और मेरा चैनल डिजर्व करता है ग्रो करना, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।